तो चलिए दोस्तों बातचीत करेंगे की कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। जो म्यूचुअल फंड के की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो भैया हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अभी। ठीक है। तो जो हमने स्पॉन्सर की बात की, जो हमने ट्रस्टी की बात की, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, राइट। तो अब उनके बारे में हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि आखिरकार इनके क्या क्या रोल भी हैं, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहली जो पार्टी है समझो वो स्पॉन्सर है, राइट। तो की कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जब बात होगी तो उसमें सबसे पहले जो डिस्कशन होगा वो स्पॉन्सर्स के बारे में होगा, राइट। तो अब स्पॉन्सर्स ने शुरुआत की, ये तो आपको मालूम ही है कि स्पॉन्सर्स ने ही जो है ट्रस्ट क्रिएट करनी है, ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, और यही लोग जो है सेबी के पास जाके बोलेंगे जी हम तो म्यूचुअल फंड चलाना चाहते हैं, क्योंकि यही तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो इन्होंने करना क्या है, अच्छा बिजनेस करना है तो भैया सबसे पहले कैपिटल लगानी पड़ेगी, समझे मेरी बात के नहीं। तो कैपिटल जब लगाएंगे तो कोई भी किसी भी मैनेजमेंट कंपनी को बुलाएंगे, वो कहेंगे जी आ जाओ काम करते हैं, पैसा दो। सबसे पहले वो भी फ्री में काम थोड़ी करेंगे। तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करना है तो भैया बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, समझे मेरी बात के नहीं। तो एएमसी अगर कोई मैनेजमेंट कंपनी आती है काम करने के लिए तो उसको भी कैपिटल चाहिए काम करने के लिए, तो वो पैसा भी स्पॉन्सर ही इन्वेस्ट करेगा, बिकॉज दे आर इनटू दिस म्यूचुअल फंड बिजनेस। सो एप्लीकेशन सेबी को दी जाएगी कि जी हमारा ये म्यूचुअल फंड आप रजिस्टर कर लो। स्पॉन्सर्स ने एप्लीकेशन दे दी क्या जी हम ये म्यूचुअल फंड चलाना चाहते हैं। उसके बाद स्पॉन्सर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे एएमसी में, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, क्योंकि स्पॉन्सर्स ही मेन पीपल हैं इस पूरे के पूरे फंड के ऑपरेशंस में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने स्पॉन्सर बनना है तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, बोलिए यस और नो। अब सबसे पहले देखा जाएगा कि हाँ इन्होंने पहले भी कोई ऐसा बढ़िया बिजनेस किया हुआ है, कोई बढ़िया बिजनेस किया हुआ है तो भैया ठीक है फिर स्पॉन्सर बन जाइए, क्योंकि आप कह रहे हो जी हम तो ऑलरेडी एक बैंक चला रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड चलाना चाहते हैं। ठीक है जी आओ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, क्या उनकी रेपुटेशन है बढ़िया, क्या फेयरनेस और इंटेग्रिटी के साथ उन्होंने अपने पुराने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी कल के आए छोकरे जो है शुरू हो गए, 1 साल ही हुआ है और बिजनेस चला रहे हैं और कह रहे जी हम तो म्यूचुअल फंड शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो कहेंगे भैया आपको क्या कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम फाइनेंशियल सर्विसेज में। वो कहेंगे हाँ जी हाँ 5 साल, क्या हम तो 10 साल से इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में, हमारा बैंक चल रहा है या हमारी एनबीएफसी चल रही है, इस तरह से हमारा बिजनेस चलता चला रहा है, हम लोन्स देने का काम कर रहे हैं। तो कहेंगे ठीक है जी। तो पहली बात आपने पूरी कर दी कि आप जो है फेयरनेस और इंटेग्रिटी के साथ अपना बिजनेस करते चले आ रहे हो, आप जो है बिल्कुल बढ़िया साउंड ट्रैक रिकॉर्ड है आपका, है वह साउंड ट्रैक नहीं है, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, ये 2 पार्ट्स में है, ठीक है ना। साउंड अलग है, ट्रैक अलग है। साउंड यानी वो वाला साउंड नहीं सुनने वाला, साउंड ट्रैक से लग रहा है किसी गाने का ट्रैक। साउंड यानी मजबूत, ट्रैक यानी जो पुराने समय से इनका चला रहा है। तो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड इनका होना चाहिए, बढ़िया रेपुटेशन होनी चाहिए, तो इनको अलाउ कर दिया जाएगा। और पूछेंगे भैया फाइनेंशियल सर्विसेज में कितने साल से काम कर रहे हो, मिनिमम 5 साल होना चाहिए। वो कहेंगे ठीक है जी बिल्कुल 5 साल से हम काम कर ही रहे हैं। अच्छा अपनी ज़रा नेटवर्थ बताओ, अपनी कैपिटल प्लस रिजर्व्स और लॉसेस को माइनस कर दो, कैपिटल में रिजर्व ऐड कर दो, नेटवर्थ बताओ तुम्हारी कैपिटल कितनी लगी हुई है आज से 5 साल पहले, इमीडिएटली प्रोसीडिंग द 5 ईयर्स। इन सभी में ये बताओ कहीं लॉसेस तो नहीं आए तुम्हें, यानी पूरे 5 सालों में लगातार आपकी पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, या कहीं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये सब करने के बाद ये माइनस है, बीच में गैप नहीं आया, माइनस है ये, ठीक है ना। तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए और इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, यानी आज जब आप ये बात कर रहे हो तो आज से पिछले 5 साल की बात हो रही है कि आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए, ठीक है ना। अब कहानी ये आती है कि आपने बिजनेस शुरू करना है, ये जो आपने बिजनेस बताया है ये तो पुराना बिजनेस बताया ना, कि पुराने बिजनेस के अंदर हमारी 5 साल से पॉजिटिव कैपिटल है, पुराने बिजनेस में हम फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है लगातार काम करते चले आ रहे हैं, तो मिनिमम 5 साल की रिक्वायरमेंट थी वो दे दी। अब वो कहते हैं जी हम ना नया जो फंड शुरू करना चाह रहे हैं, जो स्पॉन्सर्स ने बोला इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो हम कैपिटल लगाना चाह रहे हैं, वो लगाना चाह रहे हैं जी 1000 करोड़। यदि अच्छा 1000 करोड़ लगाना चाह रहे हो,
और आपकी एग्जिस्टिंग जो आपकी बिजनेस है वो कितना है जी, हमारी वो तो 600 करोड़ है। तो भाई ये क्या बात हुई, आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस के बेसिस पर हम आपको ये अलाउ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपकी नेटवर्थ जो है ना वो नए बिजनेस से ज़्यादा होनी चाहिए। आप सोचो जी, मैं तो इसमें लगा रहा हूँ 1000 करोड़, मेरी टोटल बात है इन्वेस्टमेंट जो नेटवर्थ है एग्जिस्टिंग बिजनेस में वो खाली 600 करोड़ है, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, आप ये कहो जी मेरी 600 करोड़ है लेकिन मैं इसमें 100 करोड़ लगाना चाह रहा हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। यानी आपकी नेटवर्थ, जो आपकी नेटवर्थ है इस पुराने बिजनेस की, वो जो आप प्रपोज्ड कैपिटल लगाना चाह रहे हो, किसमें लिखा है ना, इन्वेस्ट इन कैपिटल ऑफ द एमसी, ये वाली कैपिटल जो लगाना चाह रहे हो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कहीं आप ये सोचो जी उसमें 600 है तो नए वाले में 1000 लगा देंगे, ऐसा नहीं, उसमें 100 लगा दो, 200 लगा दो, उससे कम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, द नेटवर्थ शुड बी मोर देन द प्रपोज्ड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉन्सर, जो प्रपोज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन उससे ज़्यादा होनी चाहिए इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, है ना। एंड इन केस ऑफ चेंज इन कंट्रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अगर उसका कंट्रोल चेंज हो जाता है ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ, तो अगर इसके एक्विजिशन के कारण मान लीजिए शेयर्स किसी और कंपनी ने ले लिए, तो अब तो बिजनेस की ओनरशिप बदल गई। तो नेटवर्थ ऑफ द स्पॉन्सर शुड बी मोर देन द एग्रीगेट पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स सो एक्वायर्ड। यानी अगर ऐसी स्थिति में उसके एक्विजिशन के कारण जो है, एक्विजिशन के कारण इसकी ओनरशिप बदल जाती है, तो उस केस में जो स्पॉन्सर है उसकी नेटवर्थ जो है वो कैसी होनी चाहिए। अगर आप एक्वायर कर लेते हो उसके, तो ऐसी स्थिति में एग्रीगेट पार वैल्यू निकाल लो उन शेयर्स की, या उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लो, दोनों की। एक तो पार वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है। पार वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू जितने पे शेयर इशू होता है, और मार्केट वैल्यू जितने पे वो मार्केट में रेट चलता है, प्रीमियम पे चल रहा है, 10 का शेयर 1000 का भी हो जाता है ना। तो जिस पे भी उसने एक्वायर किया है, इनमें से जो हायर है उससे ज़्यादा की नेटवर्थ होनी चाहिए। यानी आप जैसे अभी कारण क्या है इसका, कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी ये जो पुराने बिजनेस की जो नेटवर्थ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जो आप प्रपोज्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो वो कम होना चाहिए, है ना, ताकि आपकी साउंडनेस उसी के पुराने बिजनेस के बेसिस पर ही तो है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो भी हायर है, आपने शेयर मार्केट से शेयर खरीद लिए, उसका हिस्सा एएमसी का मान लो, मार्केट में उसकी उस कंपनी की जो है, उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में डील होते हैं, तो आपने उसी के शेयर खरीद लिए, तो अब वो खरीदने के बाद आपकी कैपिटल बढ़ गई, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर बढ़ी है, फिर चेक करना पड़ेगा कि आपके पुराने बिजनेस की कैपिटल, पुराने बिजनेस की नेटवर्थ अब भी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके पीछे कारण यही है कि जब एक व्यक्ति स्पॉन्सर बन रहा है ना, तो हम कह रहे हैं वो फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, ताकि अगर इस म्यूचुअल फंड में कोई गड़बड़ होती है तो हम उसको पकड़ सकें, ठीक है, क्योंकि हमें इन्वेस्टर को बचाना है, इसीलिए ये काम किया जाता है। द स्पॉन्सर शुड हैव प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इन 3 आउट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। प्रॉफिट्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में कम से कम 3 साल में सारे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स खर्चे निकालने के बाद प्रॉफिट बचा होना चाहिए। प्लस खास करके 5वें साल में जिसमें आप म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने की बात कर रहे हो, उसमें तो किसी भी हाल में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये इंक्लूडिंग द नेटवर्थ ऑफ द, इंक्लूडिंग द 5th ईयर, ठीक है ना, उसमें तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो ये प्रॉफिट की बात हो गई। प्रोवाइडेड दैट the applicant shall have a net worth not less than rupees 100 crores in case the aforementioned requirement is not fulfilled। यानी मान लीजिए आप कहते हो नहीं जी नहीं, हमारी ना 5th ईयर के अंदर सर ना लॉस आ गया, अच्छा कोई बात नहीं, अगर उसमें लॉस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि आपकी कम से कम नेटवर्थ 100 करोड़ है, मिनिमम 100 करोड़ अगर आपकी है, तो ऐसे केस में हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। 5वें साल में भी अगर आपका लॉस है तो भी हम आपको अलाउ कर देंगे, तो भी आप ये म्यूचुअल फंड बना सकते हो। यानी या तो आप ये साबित करो कि जी हमारे पिछले 5 सालों में 3 साल में प्रॉफिट है जी, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, और खासकर 5वें साल में जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, इस साल से पिछला
जो लेटेस्ट ईयर है उसके अंदर हमारा प्रॉफिट ही है जी। तो फिर आपको ये वाली कंडीशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं है 100 करोड़ वाली। लेकिन अगर मान लो वो आपके प्रॉफिट नहीं है तो फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा सर कोई बात नहीं, हमारे पास 100 करोड़ की तो नेटवर्थ ही पड़ी है, तो चिंता वाली बात क्या है। तो ऐसी स्थिति में ये काम करने के लिए जो लोग हैं दे शुड बी फिट एंड प्रॉपर पर्सन, है ना। इस ऑपरेशन को करने के लिए, इस काम को करने के लिए उनके पास पूरी की पूरी पूरा स्किल भी होना चाहिए। अब एक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स बनाई गई है, AMFI इंडिया की, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इनकी वेबसाइट पर आपको सारे के सारे नाम, जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है सबके नाम मिल जाएंगे। उसका मेंबर बनना ही पड़ता है इन्हें, उसका मेंबर बनना ही पड़ता है, और आपकी सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पर आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी ऑफ द स्पॉन्सर, कि आप कौन हो जी। आप बैंक हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई प्राइवेट सेक्टर से हो, विद इन बैंक्स हो, कहीं और कहाँ से हो। So there are predominantly Indian joint ventures and others, and similarly within the private sector there are Indian, foreign and predominantly Indian joint ventures। जैसे कि आप देखोगे कि जो फंड बना या तो इंडिया वाला ही फंड है या दो लोगों ने मिलके जॉइंट वेंचर कर लिया, ठीक है, जैसे बिरला और सन लाइफ का था, है ना, इस तरह से। तो आप चाहे अकेले कर लो, चाहे किसी फॉरेन पार्टनर को साथ में बुला लो, चाहे इंडिया के साथ ही, इंडिया में ही जॉइंट वेंचर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको AMFI की वेबसाइट दिखाता हूँ। ये है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इस एसोसिएशन में क्या क्या डिटेल जो जी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बताए हैं कि हमने क्या काम करने होते हैं, ठीक है जी, क्यों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, कमिटी में कौन किस किस तरह की कमिटीज़ हैं, कौन कौन इसमें काम कर रहा है, ठीक है, और उस कमिटी के अंदर जो है चेयरमैन बना दिया जाएगा, उसके अंदर मल्टीपल मेंबर्स आएंगे, ठीक है ना, अलग अलग जगह से। तो जब आप देखोगे कि उस कमिटी के अंदर जो लिटरेसी कमेटी बना दी, जैसे मान लो फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके अंदर अलग अलग AMC से ही बंदे ले लिए कि जी आप आदित्य बिरला सन लाइफ वालों को बोला कि ठीक है जी आप भी जो है इसके अंदर योगदान करो, क्योंकि हमने एक कमेटी बनाई है जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी दे। एक कमेटी के अंदर आपको हमने हेड बना दिया। फिर मार्केटिंग का हेड, उसके लिए बंधन AMC वाले के बंदे को बुला दिया, ठीक है। चिराग मेहता जैसे डिजिटल बिजनेस के लिए बुला लिया, वो कैनरा रिबेको से बुला लिया। अब कैनरा बैंक और रिबेको का जॉइंट वेंचर हो गया ये, है ना। उसी तरह से कुछ किसी को एडलवाइज से बुला लिया, किसी को HDFC AMC से बुला लिया, किसी को ICICI प्रूडेंशियल से बुला लिया, किसी कोटक महिंद्रा से बुला लिया, निपन लाइफ, SBI फंड, सबसे कुछ ना कुछ बंदे ले लिए और तरह तरह की कमिटीज़ बना दी ताकि सभी का उसमें एक तरह से योगदान हो जाए। अब आपने अगर देखना है तो AMFI के मेंबर्स आप चेक करना चाहते हो तो डिटेल्स कैसे नज़र आएगी। जैसे मान लो आदित्य बिरला लाइफ सन लाइफ की बात हो रही है तो नेम ऑफ म्यूचुअल फंड आदित्य बिरला सन लाइफ, किस दिन सेटअप हुआ ये 1994 में 23 दिसंबर को। स्पॉन्सर का नाम क्या था, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, और साथ में सन लाइफ इंडिया AMC इन्वेस्टमेंट इनकॉर्पोरेशन। फिर ट्रस्टी कौन थे, ट्रस्टी कंपनी किसको बनाया गया, इसके अंदर एक ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड बनाई आदित्य बिरला सन लाइफ की नई, और उसको ट्रस्टी बना दिया। अब यही वाली बात है कि ट्रस्टी के अंदर आप किसी कंपनी को भी बना सकते हो, तो उसके लिए उन्होंने ट्रस्टी भी किसे बनाया, एक सेपरेट कंपनी को बना दिया, और उसके अंदर जो ट्रस्टी की लिस्ट थी वो दे दी, नेम ऑफ ट्रस्टी दे दिए, है ना। ये इंडिविजुअल डायरेक्टर हो गए और यहाँ पर क्या हो गए, ये नेम ऑफ ट्रस्टी आ गए सारे के सारे आपके। फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम क्या रखा, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। तो देखो स्पॉन्सर भी कंपनीज थी, उन्होंने ट्रस्टी भी एक कंपनी को बनाया और AMC भी जो है क्रिएट की, उसका नाम रखा आदित्य बिरला सन लाइफ, क्योंकि खुद ही मैनेज करना है इन्होंने, क्योंकि बिजनेस जब खुद करना चाहते हैं तो सारी कंपनीज खुद ही बनानी पड़ेंगी ना, ठीक है ना। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ AMC कब बनाई, 1994 सितंबर 5 के दिन। अब उसके अंदर कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं जी, उसकी लिस्ट आ गई, ठीक है जी। उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उसका कंप्लायंस ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी कौन है, सब डिटेल है यहाँ पर एक एक चीज़ की। इन्वेस्टर सर्विस ऑफिसर कौन है, एड्रेस क्या है जी उसका, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर सब दे दिया, वेबसाइट, ईमेल एटसेट्रा। ऑडिटर्स किसे बनाया गया वो डिटेल आ गई, और कस्टोडियन कौन है, जैसे मैंने बताया था ना कि वो सारे के सारे एसेट्स को हमें कस्टोडियन के पास रखना पड़ेगा, तो सिटी बैंक इनका कस्टोडियन है।
जैसे यूटीआई वालों ने अपना कस्टोडियन स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया हुआ है, तो हर एक का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। इन इंडिया के कस्टोडियन का नंबर, कस्टोडियन नंबर 11, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो स्टॉक होल्डिंग को बनाया हुआ है, तो जिसका भी नाम लिखोगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, इधर से उधर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके लिए आरटीए को अपॉइंट करना पड़ता है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट को। वो बना दिया कैम्स को, यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। वो क्या है? वो आरटीए है, ठीक है। इसी तरह से आप जिस कंपनी का देखना चाहोगे उसका मिल जाएगा। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड देखना चाहो, ये लो। तो बजाज फिनसर्व ने खुद ही सारा का सारा काम किया। इन्होंने एक ट्रस्टी के लिए क्या बनाई, स्पॉन्सर खुद ही थे, बजाज फिनसर्व लिमिटेड। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड बनाई, और उसके साथ बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड बनाई। वो एएमसी का हो गया काम, ठीक है। डायरेक्टर वगैरह की लिस्ट आ गई। नीचे सीधा हम कस्टोडियन की तरफ आते हैं। इन्होंने डूचे बैंक को क्या बना दिया, अपना कस्टोडियन बना दिया, और KFIN टेक्नोलॉजीज को इन्होंने अपना रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट बनाया, आरटीए, ठीक है। KFIN का भी आप नाम सुनोगे, KFIN टेक्नोलॉजीज बहुत मशहूर है कैम्स के साथ साथ। तो इसी तरह से आपको जिस की डिटेल चाहिए हो, अब एक्सेस म्यूचुअल फंड पे आ जाओ। ये भी ऐसे, क्योंकि अपने लेवल पर कर रहे हैं तो सारे अपनी कंपनी बनाएंगे, किसी के साथ तो मिलके बनानी नहीं। मिलके बनाएंगे तो मिलकर नाम आएगा, जैसे आदित्य बिरला और सन लाइफ का नाम आया था। लेकिन यहाँ तो एक्सेस ने सारा काम खुद ही किया, तो भैया अपना ही नाम आएगा। एएमसी में भी अपना नाम आएगा, ट्रस्टी में भी अपना नाम आएगा। इन्होंने भी डूचे बैंक को और केफिन को ही इन्होंने अपना आरटीए बनाया, इसको कस्टोडियन बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप जिसकी भी डिटेल देखना चाहो, आप एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया में जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है जी। IDBI म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब ये चेंज हो गया था LIC के पास, तो जो म्यूचुअल फंड था उसने अपना वो म्यूचुअल फंड LIC को बेच दिया। तो अब वो क्या है, LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के काम आ गया। ये जो है इफेक्टिव हो गया कब से, 29 जुलाई 2023 से। तो अब LIC का जो म्यूचुअल फंड है वो इसको सारा का सारा देख रहा है, ठीक है ना। लेकिन सेटअप तो पहले ही हुआ था, बस टेकन ओवर बाय दी अदर हो गया। अब जैसे आप देखोगे IDFC को भी बंधन ने ले लिया था, है ना। आप देखोगे IDFC म्यूचुअल फंड अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब किसका नाम आएगा। आइए देखें, IDFC के नाम से आपको अब यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, बंधन म्यूचुअल फंड आ रहा है, क्योंकि IDFC को बंधन ने टेक ओवर कर लिया था। यही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो अब जो है इनके ऑडिटर, इनके कस्टोडियन कौन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और केफिन टेक्नोलॉजीज़ को इन्होंने अपना आरटीए बनाया हुआ है। तो आइए ज़रा आपको देखें क्या दिखता है, ठीक है। ये सारी की सारी इसी तरह से आप किसी की भी डिटेल देखना चाहो कि उसमें कौन मैनेज कर रहा है, किसके पास ये सारी की सारी कस्टडी है, उसमें आपको एक ही बार में दिख जाएगा सारा का सारा, है ना। तो ये सारा सिस्टम जो है ये स्पॉन्सर्स ने शुरू किया था। तो हमने स्पॉन्सर्स के नाम देख लिए, ठीक है ना। मैं आपको एक बार जो है एक आदित्य बिरला सन लाइफ ही दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें जॉइंट वेंचर भी कवर हो गया। तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड उन्होंने बनाया, लेकिन इसके स्पॉन्सर कौन थे, आदित्य बिरला कैपिटल और साथ में सन लाइफ इंडिया AMC इन्वेस्टमेंट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये कस्टोडियन हो गए, लेकिन अब इसमें से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करना था। तो इन्होंने ट्रस्टी को अपॉइंट करने के लिए भी क्या किया, अपनी ही एक कंपनी बना डाली। दोनों का नाम आएगा आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, और उसके मल्टीपल ट्रस्टी बना दिए। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये ट्रस्टी जो हैं ये सारा काम करेंगे। ट्रस्टी वाला जो मैंने आपको बताया था कि इनका क्रिटिकल रोल होता है, यही इंश्योर करेगी कंपनी, यही लोग इंश्योर करेंगे कि म्यूचुअल फंड सारे के सारे रेगुलेशंस को पूरा कर रहा है और यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये आया जी ये थर्ड पार्टी क्यों नहीं है, ये तो जो है इन्होंने अपनी कंपनी बना ली। तो आप तो कह रहे थे कि इंटरनल कंट्रोल के लिए इस तरह से किया जाता है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर ध्यान रहे। तो भैया जब कंपनी बना दी ना, तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, और अब जो है कंपनी इस कंपनी से अलग हो गई। यानी इसके बाद आप कहोगे फिर जी कंट्रोल तो उसी का है, नहीं ऐसा नहीं होता। कंट्रोल की खाली बात नहीं होगी, जो ट्रस्टीज़ को अपॉइंट किया हुआ है तो भैया ट्रस्टी की भी ड्यूटी है, और अगर ये अपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभाते तो उसके बाद चार्जेस भी तो खूब लगेंगे, पेनल्टी भी तो खूब लगेगी, उससे भी तो डर के रहेंगे। तो ये गलत काम करने थोड़ी आए हैं, बिजनेस करने आए हैं। तो सेबी के रेगुलेशंस कहते हैं जी हर ट्रस्टी जो है वो उसके पास एबिलिटी और इंटेग्रिटी होनी चाहिए। जैसे नेम ऑफ ट्रस्टीज़ आपके सामने जब इतनी लंबी लिस्ट आई तो ये सारे के सारे कोई एसोसिएट डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन हैं,
ऐसे व्यक्ति जिनके पास एबिलिटी भी है, इंटेग्रिटी भी है ना, इनके खिलाफ कोई भी मॉरल टर्पिट्यूड का केस नहीं चला, ठीक है जी। इनको किसी भी तरह के कोई इकोनॉमिक ऑफेंस या सिक्योरिटी लॉ से जुड़ा हुआ कोई इन्होंने कोई वायलेशन नहीं किया, कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, क्लीन लोग हैं। उसी तरीके से नो एएमसी एंड नो डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द एएमसी शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड। तब आप देखोगे कि जब हमने यहां पर जो नाम ट्रस्टी में देखे वो नाम आपको इस एएमसी के डायरेक्टर्स में एक भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ट्रस्टी आपने कंपनी अलग बनाई, तो जो ट्रस्टी है उनकी ड्यूटी है कि देखना बिल्कुल ध्यान से, लेकिन एएमसी की ड्यूटी है कि उस काम को करना। तो ये लोग सारे अलग होंगे और ये लोग सारे अलग होंगे, इनमें एक भी व्यक्ति कॉमन नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ट्रस्टी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड। एक बार आप इसके बन गए ट्रस्टी तो भैया अब आप किसी और के ट्रस्टी नहीं बन सकते, समझे मेरी बात। यानी आपको एट अ टाइम केवल एक ही फंड के ट्रस्टी बने रहोगे, समझे मेरी बात। तो यहाँ से आपको असल में जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखनी है वो एएमएफआई से देखनी है। एएमएफआई इंडिया ये जो है ये आपको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर अच्छी तरह से एक एक चीज़ की डिटेल यहाँ से पता लग जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद कौन आ गया जी कि ट्रस्टी जो है, अच्छा जी आप अपॉइंट करना चाहते हो, ठीक है, जाओ एक बार ज़रा सेबी का ना प्रायर अप्रूवल ले लो, उसके बाद ये काम हो पाएगा। द स्पॉन्सर विल हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 4 ट्रस्टीज, 4 ट्रस्टी मिनिमम अपॉइंट करने पड़ेंगे। और आपने यहाँ देखे कि यहाँ तो बहुत सारे थे, है ना, यहाँ तो काफ़ी सारे थे, 1 2 3 4 5 6 लोग थे ट्रस्टी के रूप में। If a trustee company has been appointed, then that company would need to have at least 4 directors on the board. तो अगर ट्रस्टी कंपनी बनाई है तो उसके डायरेक्टर भी मिनिमम 4 होने चाहिए। तो आपने देखा कि वो जो ट्रस्टी थे या तो अलग अलग 4 ट्रस्टी बनाओ या चार अगर आपने कंपनी बना दी जैसे इस केस में, तो आप देखो कि कंपनी तो एक है लेकिन उसके डायरेक्टर 4 से ज़्यादा होंगे। Further, at least 2/3 of the trustees on the board of the trustee company would need to be independent trustee. They are not associated with the sponsor in any way. तो मिनिमम 2/3 लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये लोग कहीं से भी इस स्पॉन्सर से जुड़े नहीं होने चाहिए, कम से कम 2/3। तभी तो आप देखोगे ना कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पा रहा है। सेबी expects trustees to perform a key role in ensuring legal compliance। तो कि लीगल कंप्लायंस कराएं तो भैया इंडिविजुअल व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट है वो आएगा तभी करेगा। एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर अकॉर्डिंगली, जो भी जनरल ड्यू डिलिजेंस है या स्पेशल ड्यू डिलिजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी इन्हीं लोगों को दी हुई हैं। इन्हीं के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये भी इंक्लूड कर दिया गया कि भाई तुम सबसे पहले ट्रस्टी हो तो सोचो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट तुम्हें एएमसी से करना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार वही कंपनी ट्रस्ट भी क्रिएट कर रही है, वही कंपनी एएमसी भी बना रही है, तो इनके बीच में आपस में साठगांठ भी तो हो सकती है। तो ठीक है, उनके अंदर कोऑपरेशन हो सकता है, लेकिन साठगांठ अगर हुई और कहीं इन्वेस्टर का नुकसान करने की कोशिश की तो फिर बैठिए से भी उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो वो उसकी फंक्शनिंग को डिफाइन करेंगे एएमसी की, ठीक है ना, कि आप म्यूचुअल फंड को कैसे मैनेज करोगे। तो देखो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये लोग, फिर बोलूँगा मैं, किसी को धोखा देने के लिए नहीं बैठे, इनको भी बिजनेस चलाना है, इनको भी सैलरी लेनी है, इनको भी परफॉर्मेंस देनी है। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो भैया एएमसी की गड़बड़ के कारण इनकी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कंपनी बंद हो जाएगी, ये भी निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इसीलिए हर कोई अपनी सीट बचाने के लिए बढ़िया काम करेगा। The trustees have the right to seek any information they require from AMC। जब चाहेंगे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और कहेंगे भैया बताओ इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों किया, जब चाहेंगे वो मीटिंग रखवाएंगे, ठीक है ना।
ऑफ कोर्स सामने वाले से पूछ के भी रखवाएंगे, उनके लिए भी जो है सूटेबल टाइम होना चाहिए। द ट्रस्टीज शैल इंश्योर बिफोर द लॉन्च ऑफ एनी स्कीम दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कमिंग अप, कि जितने की पर्सनल और एसोसिएट्स हैं, जैसे कि फंड मैनेजर्स, कंप्लायंस ऑफिसर, आरटी एजेंट हैं, ऑडिटर्स हैं, इन सब की अपॉइंटमेंट पहले ही हो चुकी है। क्योंकि फंड मैनेजर भी काम करेंगे, असल में तो वही लोग हैं जो फंड को मैनेज करेंगे। कंप्लायंस ऑफिसर ये देखेंगे कि हाँ जी हाँ बिल्कुल सारा का सारा काम ठीक हो रहा है, कंपनी सेक्रेटरी सारे के सारे कंपनीज एक्ट के जितने रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र एजेंट देखेंगे प्रॉपरली ये सब ट्रांसफ़र हो रहे हैं एसेट जो यूनिट्स हैं। ऑडिटर्स अकाउंट्स की चेकिंग में ध्यान रखेंगे, है ना। तो सारा सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रस्टीज़ को जितने भी ये नीचे साहब दिखाई दे रहे हैं आपको, कि जी इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंटमेंट हो गई, कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट हो गया, इन्वेस्टर सर्विस ऑफिसर भी अपॉइंट हो गया, और उसके अलावा ऑडिटर भी हैं, कस्टोडियन भी है, आरटीए भी है, सब इन प्लेस है। तो चलो भाई, ये सारा देखने की जिम्मेदारी ट्रस्टी की है। ट्रस्टी को अब पीरियोडिकली और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं कि भाई जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फॉर कस्टडी अरेंजमेंट किया था या ट्रांसफ़र एजेंसी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या वो उनके यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट में है। जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं सबसे जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, क्या वो सेबी के साथ भी रजिस्टर्ड हैं। अब आप देखोगे हाँ, जितने लोग रजिस्टर्ड हैं वो एमएफआई के साथ भी हैं और सेबी के साथ भी हैं। ये सब लोग जाके सेबी के साथ रजिस्टर्ड होंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था ना कि अगर कस्टोडियन की बात की स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो भैया उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिखा दिया यहाँ पर। तो उसको इंश्योर करना पड़ता है कि ये सारे लोग सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना। देन द ट्रस्टीज शेल इंश्योर दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द एएमसी आर इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस एंड द स्कीम्स ऑब्जेक्टिव एंड द इंटेंट। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो रेगुलेशन के हिसाब से हो रही है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ नहीं रहा। ट्रस्टीज़ की बहुत सारी और भी ड्यूटी, और ये ट्रस्ट डीड में भी लिखी होती है कि भाई आपको ये काम करने हैं, ठीक है ना। आपको यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट में काम करना है, किसी भी हाल में यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरह की डीलिंग, ब्रोकर, एसोसिएट, यानी यूनिट होल्डर के साथ कहीं पर भी कुछ इस तरह का सा काम नहीं होना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। If the trustees believe that the conduct of the business of the mutual fund is contrary, जो सोचे थे रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने हुए हैं उसके अगेंस्ट है, तो उसके लिए वो करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। और उनकी ड्यूटी बनती है कि ऐसी अगर सिचुएशन नज़र आए तो जाके वो सेबी को इस बारे में बताएं। द ट्रस्टीज शैल नॉट परमिट अ चेंज इन द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्कीम ऑफ द ट्रस्ट और फीस और एक्सपेंस, उसके अंदर वो चेंज नहीं करेंगे जिससे कि यूनिट होल्डर को असर पड़े, अनलेस और अनटिल एक रिटन कम्युनिकेशन हर एक यूनिट होल्डर को भेज दिया गया हो और नोटिस दे दिया हो न्यूज़पेपर में कि भैया हम ये चेंज करने वाले, एक्सपेंस रेशो में चेंज होने वाला है, या फिर स्कीम में बदलाव होने वाला है, या फीस में बदलाव होने वाला है, तो सुन लो न्यूज़पेपर में निकलवा दिया हमने। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो आप चाहो तो अभी आप पैसा निकलवा सकते हो। अब आपको क्या, अरे जो मिनिमम ड्यूरेशन होती है अगर उससे पहले निकालें तो जी कुछ कटता है। जैसे एफडी मान लो 3 साल की है और आपने 2 साल में निकलवा ली, तो वो इंटरेस्ट काट के पैसा देंगे, 1% काट लेंगे उसमें से, है ना, या फिर आपको सेविंग के हिसाब से पैसा देंगे। तो यहां पर भी उसे एग्जिट लोड कहा जाता है। यहां क्या कहा जाता है, एग्जिट लोड, कि अगर आपने समय से पहले निकाल लिया पैसा तो एग्जिट लोड होगा। लेकिन क्योंकि ये निकालने की प्रक्रिया, यूनिट होल्डर्स पैसा क्यों निकाल रहे हो, बोलेंगे भैया हम तो नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन आपने इसके अंदर चेंजेस कर डाले फीस में। पहले कुछ और फीस बोली थी, आप कुछ और फीस बोल रहे हो, पहले कुछ और एक्सपेंस रेशो बोली थी, आप कुछ और एक्सपेंस रेशो बता रहे हो। तो जो ये चेंजेस है वो हमें मंजूर नहीं है, इसीलिए हम पैसा निकाल रहे हैं, आप ही के कारण निकाल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सेबी कहता है कि भैया अब आपको विदाउट पेइंग एग्जिट लोड सारा पैसा देना पड़ेगा। विदाउट पेइंग एग्जिट लोड आपको सारा पैसा मिल जाएगा, यानी आप समय से पहले निकाल रहे हो, लेकिन गलती किसकी है, म्यूचुअल फंड कंपनी की है, तो भैया उनकी गलती का कारण, उनकी गलती का जो हर्जाना है वही भुगते। तो एग्जिट लोड अब आप काट नहीं सकते, आपको जितनी एनएवी है वो पूरी की पूरी देनी पड़ेगी, यानी उस दिन जितनी
एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू है वो सारी देनी होगी। ठीक है जी, उनको ये सारी बात न्यूज़पेपर में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी और न्यूज़पेपर में उसके लिए एक नोटिस देना पड़ेगा। The trustees have to file details of the securities dealings with the mutual fund within the time and manner as may be specified by SEBI from time to time। तो फिर वही वाली बात है, जिस तरह से कंपनी के अंदर कंपनीज एक्ट में लिखा है कि आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास बहुत सारी रिटर्न फाइल करनी है, डिटेल्स फाइल करनी है, तो भैया यहाँ पर वो सारा काम सेबी करेगा। ट्रस्टीज को जितनी भी चीज़ें डीलिंग्स हो रही हैं, जितनी भी अपडेट्स हैं, वो सारी की सारी सेबी के पास पहुंचानी होंगी। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो अब करेंगे क्या जी कि क्वार्टरली बेसिस पर जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी रिव्यू करेंगे। एएमसी ने जो भी किए हैं, एएमसी के साथ जो भी हुई हैं, एसोसिएट के साथ जो भी हुई हैं, एएमसी की जो नेटवर्थ है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पर कि भैया क्या वो कंप्लायंस के हिसाब से चल रही है कि नहीं, जो थ्रेशोल्ड जो लिमिट म्यूचुअल फंड में दी गई है क्या उसके हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही। यानी एक तरह से हर चीज़ का जो यहाँ पर उसकी ट्रांजैक्शन है, उसकी कैपिटल है यानी नेटवर्थ है, उन सभी का जो काम देखने वाला है वो क्वार्टरली बेसिस पर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एएमसी का भी और उससे जुड़ी हुई चीज़ों का भी, जुड़ी हुई जितने भी एसोसिएट है। अच्छा, उसके अलावा इन्वेस्टर की कंप्लेंट भी होगी जी, मेरा म्यूचुअल फंड का पैसा मिला नहीं, टाइम पे नहीं मिला, ज़्यादा कट गया, ऐसी न जाने कितनी आइटम्स उन सभी का रिड्रेसल करने के लिए ट्रस्टीज़ की जिम्मेदारी है, उन सभी को देखने की जिम्मेदारी ट्रस्टी की है। ट्रस्टीज शैल इंश्योर दैट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, हेल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको बिल्कुल सही तरीके से अपने पास रखा हुआ है, कस्टोडियन ने सही तरीके से रखा हुआ है, सब चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी भी इनकी है। द ट्रस्टीज शैल ऑब्टेन एंड कंसिडर द रिपोर्ट्स ऑफ द ऑडिटर एंड कंप्लायंस ऑफिसर। जो भी पीरियडिकल मीटिंग होगी उनसे बोलेंगे लाओ जी लाओ, कंपनी सेक्रेटरी साहब ज़रा आ जाओ, कंप्लायंस ऑफिसर सारे के सारे आ जाओ, ऑडिटर सारे के सारे आ जाओ, जो जो आपकी रिपोर्ट्स है उसको कंसिडर करेंगे। किसी ने बोला होगा फ्लैग रेज किया होगा, रेड फ्लैग जी यहाँ पर गड़बड़ है, तो वो देखेंगे, है ना। तो इसी तरीके से जो भी वहाँ से रिपोर्ट्स आई उनको अच्छी तरह से देखने के बाद हर 6 महीने में एक रिपोर्ट जो है सेबी को देने की जिम्मेदारी ट्रस्टी की है। तो ये स्ट्रिक्ट जो प्रोविजंस है ये लगातार जो है चलते चले जाएंगे और ट्रस्टीशिप जो है उसकी इंडिपेंडेंस दी गई है, ठीक है ना, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंस उसको इसलिए दी गई है ताकि वो ढंग से जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। अच्छा, अब क्या है, जो ट्रस्टीज़ हैं उनको लगता है कि हाँ भाई हम सारे के सारे यहाँ जो मतलब बड़े लेवल के लोग हैं तो हमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प चाहिए, तो इसको करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस मांग सकते हैं कि कुछ लोग हमें दे दो ताकि ये चीज़ें मॉनिटर जो हैं लगातार हम करते रहें। तो इसके लिए भी उनके लिए अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो चलिए अगला टॉपिक जो हमारा है वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ। मैंने इतने सारे नाम आपको ऑलरेडी गिना दिए हैं, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अपॉइंटमेंट किसने करनी है, ट्रस्टी ने करनी है, ये सारी बातें हमने देख ली। मैंने इतनी लंबी लिस्ट आपको गिना दी है, देख लो ये सारी की सारी, है ना, ये सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और मैंने आपको जब फंड्स दिखाए थे तब भी मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के नाम आपको बताए थे, ठीक है। उनमें से कुछ आपके सामने ये रही, जैसे SBI म्यूचुअल फंड आ गया उसका, है ना, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC म्यूचुअल फंड है, कोटक, निप्पॉन, आदित्य बिरला, मिराई एसेट, UTI एंड इट्स ऑन। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जब अपॉइंटमेंट हो गई ठीक है जी, तो डे टू डे ऑपरेशन का सारा खेल तो इन्हीं को करना है, ठीक है, इन्होंने ही हैंडल करना है। स्पॉन्सर्स और ट्रस्टीज ने मिलके दोनों में से किसी एक ने जो है इनकी अपॉइंटमेंट कर दी, और वो अपॉइंटमेंट कौन करेगा ये ट्रस्ट डीड में उन्होंने पहले लिख दिया होगा। उन्होंने उसी हिसाब से विद द अप्रूवल ऑफ सेबी AMC को कह दिया जी आ जाओ अब आप हमारे लिए काम करो। सेबी के रेगुलेशन के अनुसार जो डायरेक्टर्स हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, उनके पास एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस का, तभी जाके वो इसमें आएंगे, डायरेक्टर बनेंगे। जो डायरेक्टर्स हैं एज वेल एज की पर्सनल ऑफ AMC, दे शुड नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, जैसे हमने पहले ही बात की थी, उनके वो कहीं कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए मॉरल टर्पिट्यूड के, उन पर इल्ज़ामात नहीं लगे होने चाहिए, किसी तरह का वायलेशन उन्होंने नहीं किया हो किसी भी तरह के सिक्योरिटी लॉज का। और की पर्सनल जो भी होंगे AMC में,
की मैनेजरियल पर्सनल KMP होते हैं, should not have worked for asset management company or mutual fund or any intermediary during the period when its registration was suspended or cancelled at the time by SEBI। यानी मान लिया जाए किसी फंड को कैंसिल कर दिया गया, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो उस समय ये नहीं कि चलो अब ये तो उसके डायरेक्टर थे ही, की मैनेजर पर्सनल थे, ये जो है अगर कहीं और काम करेंगे, क्योंकि इनको तो इन्हीं के कारण तो उसको सस्पेंड किया होगा किसी ना किसी कारणवश, इसी वजह से अगर ये लोग किसी और म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये सभी के जो बातें उन्होंने बताई हैं, रेगुलेशंस बताई हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसे फंड के ये की मैनेजरल पर्सनल थे, वो सस्पेंड हो गया तो उन्होंने कहीं और काम कर लिया, इनका नाम आ गया। अब उन लोगों को अगर आप अपनी कोई नई AMC का बनाना चाहते हो, डायरेक्टर वगैरह की मैनेजरल पर्सनल, तो भैया फिर वो नहीं बन पाएंगे, उनको नहीं ला पाएंगे आप, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी होती हैं हमें अच्छी तरह से। प्रायर अप्रूवल ट्रस्टी का रिक्वायर्ड है बिफोर अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर इन AMC। अब एक बात अच्छी तरह समझ लो कि कम से कम 50% यानी आधे डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर से या उसकी सब्सिडरी से या ट्रस्टी से किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए। दे शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद देम। और AMC की मिनिमम 50 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, वो लगातार बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूस बेसिस पर वो मिनिमम लगातार बनी रहेगी, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब कंट्रोल में अगर चेंज हो गया, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ SEBI एंड ट्रस्टी, अगर आप चाहो तो भैया ठीक है, ट्रस्टी का अप्रूवल ले लो, फिर SEBI का अप्रूवल ले लो, कर लो चेंज। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि आपको हर एक व्यक्ति को ईमेल भी डालनी पड़ेगी कि भैया सुनो, हमारा ये बंदा चेंज हो गया। इंग्लिश न्यूज़पेपर में जिसकी नेशनल लेवल की सर्कुलेशन है, उनको भी एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आपको ये देनी पड़ेगी। फिर जहां पर हेड ऑफिस है और उसका रीजनल लैंग्वेज भी कोई होगी, मान लो तमिलनाडु में तो तमिल, ठीक है ना, पंजाब में तो पंजाबी, तो वो जो लोकल लैंग्वेज है, वर्नैक्युलर लैंग्वेज बोलते हैं उसे, ठीक है ना, तो जहां पर उसका हेड ऑफिस है वहां के भी एक न्यूज़पेपर में उसे भी पब्लिश करना पड़ेगा। समझे मेरी बात क्या नहीं? तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर हो गया और एक वहां का लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर हो गया। उसमें यह भी लिखा जाएगा भाई सुनो, ऐसा है कि हम ये चेंज कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये पैसा निकालना वो निकाल लो, वो भी विदाउट पेइंग एग्जिट लोड। समझे मेरी बात क्या नहीं? और कम से कम 30 दिन के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन 30 दिन के लिए उनको ये ऑप्शन उनके लिए ओपन रहेगा। ये सारी बातें आपको मैं बताता हूँ और पढ़ाता हूँ, ये पढ़ते हैं। अ चेंज इन द कंट्रोल ऑफ AMC डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन बी मेड ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्रस्टीज एंड SEBI। रिटन कम्युनिकेशन देना पड़ेगा चेंज इन कंट्रोल का हर एक यूनिट होल्डर को, उसकी ईमेल आईडी पे जो भी रजिस्टर्ड है वहां भेजो। आप उसको कम्युनिकेट करोगे जी ये पोजीशन है, ये हमने चेंज किया है, अच्छा जी ओके नेक्स्ट। उसके बाद एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट डालो जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन है, न्यूज़पेपर में वो भी आ गया। फिर आपने उसे पब्लिश करना है एक लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, ठीक है जी, उस लोकल लैंग्वेज में जहां पर उनका हेड ऑफिस सिचुएटेड है, जो मैंने एग्जांपल अभी जस्ट आपको दिया। और यूनिट होल्डर को क्या ऑप्शन दिया जाएगा भाई, आप अगर इसे प्रिवेलिंग नेट एनुअल वैल्यू पे, नेट एसेट वैल्यू पे निकालना चाहते हो, नेट एसेट वैल्यू पे निकालना चाहते हो तो निकाल लो विदाउट पेइंग एग्जिट लोड। वो भी 30 दिन के लिए उनको हमने ओपन कर दिया उनके लिए, ठीक है ना। द AMC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड। AMC को ही सारा का सारा काम करना है, इसीलिए जो भी ऑफिसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयज़ को एंगेज करने का सारा काम है, सॉफ्टवेयर की जो ज़रूरत है, एडवर्टीजमेंट जो है, सेल्स प्रमोशन, ये सारे के सारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन सब से डील करने की जिम्मेदारी भी AMC की होती है, ठीक है ना। क्योंकि इस कंपनी को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए ही तो लाए हैं, तो इसीलिए यही काम करेंगे। AMC का ये सारा का सारा रोल है। अब सुनिए ध्यान से, तो द AMC हैज टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स एंड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। किस चीज को इंश्योर करने के लिए कि कोई भी, जो भी हम स्कीम चला रहे हैं, जो भी फंड को हम चला रहे हैं, किसी भी हाल में ये SEBI के प्रोविजंस और उसके रेगुलेशंस के अगेंस्ट
नहीं होना चाहिए, और ना ही जो ट्रस्ट डीड बनी है किसके बीच में, स्पॉन्सर और ट्रस्टीज के बीच में, उसके अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी सारी बातें लिखी हुई हैं, रूल्स लिखे हुए हैं। तो ऐसे जब भी वो डिसीजन ले रहे होंगे, हमेशा और हमेशा उन्हें इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना होगा। ठीक है जी। अच्छा, मान लो कोई एएमसी ढंग से काम नहीं कर रही, तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज उसे निकाल सकते हैं, या फिर 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स कि जी ये एमसी हमारे फंड कोई मैनेज ढंग से नहीं कर पा रही, तो इसको निकालने के, हटाने के दो तरीके हैं। पहला, ट्रस्टीज, मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज, जो भी मेजॉरिटी नंबर आ रहा है वो मिलके निकाल सकते हैं, या फिर यूनिट होल्डर्स भी 75% जो यूनिट होल्डर हैं वो भी चाहें तो मिलके इसे निकाल सकते हैं। लेकिन जो भी एएमसी में चेंज होगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी एंड द यूनिट होल्डर्स एज वेल, दोनों का अप्रूवल होगा। ये थी सारी की सारी कहानी हमारी एएमसी की, वो फिनिश हुआ काम, है ना। अब बात करते हैं कस्टोडियन की। जी, कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, उसकी बताया था मैंने आपको। सारे के सारे कस्टोडियन के पास ही ये सारे के सारे एसेट्स होते हैं। जो भी एसेट लेंगे, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, इक्विटी शेयर्स हो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो, ठीक है ना, चाहे टी बिल्स हो गए, ठीक है, कुछ भी हो, तो कस्टडी के किसके पास है, कस्टोडियन के पास है। एज अ पार्ट ऑफ दिस रोल कस्टोडियन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डिलीवरी करनी पड़ेगी सिक्योरिटीज़ की फॉर द परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शंस ऑफ द वेरियस स्कीम्स ऑफ फंड। तो जो भी उन्होंने बोला जी यहाँ एसेट खरीद लो, उन्होंने उतने के एसेट खरीद लिया, और उन्हें कस्टोडियन को जो है सारी की सारी ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट भी करनी है। खरीदने बाद पेमेंट भी तो करेंगे। उन्होंने तो बता दिया हाँ जी ये खरीदना है, ये ऐसी स्कीम है, इस तरीके से खरीदना है, लेकिन उसको खरीदने की जिम्मेदारी एक बैंक की हो गई, ठीक है। और मैंने आपको जो कस्टोडियन है वो आपको बताए हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कस्टोडियन सिटी बैंक था, और आइए इसमें देख लेते हैं कौन है। इसमें डॉचे बैंक है, ठीक है जी। आगे एडलवाइज में देख लेते हैं, इनमें कौन है। एडलवाइज में BSR एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नहीं सॉरी कहाँ चले गए, इसमें आ गया हमारे पास, कौन आ गया, कंप्लायंस ऑफिसर नहीं है इसमें, सॉरी कंप्लायंस ऑफिसर नहीं, हम किसकी बात कर रहे थे, हम बैंक की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर बैंक नहीं लिखा है इन्होंने, ट्रस्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर कोई भी किसी भी कस्टोडियन का नाम नहीं लिखा, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। हालांकि यहाँ लिखा होना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। फिडिलिटी में चेक करते हैं, और ये लगता है पुराने वाले आ गए हमारे पास, है ना। तो मैं एक बार कुछ और लेके आता हूँ आपके पास। ABN AMRO म्यूचुअल फंड, ये भी जो है ट्रांसफ़र हो गई थी, फोर्टिस को ट्रांसफ़र हो गई थी। तो जहाँ जहाँ जो चेंजेस हैं, ये भी डॉचे बैंक है जी, ठीक है जी। और देख लेते हैं जी इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, ये किसको ट्रांसफ़र हुआ है, ये इसमें किसका है, ये भी डॉचे बैंक का है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत सारा काम है इनके पास। इसका मतलब टाटा म्यूचुअल फंड, ये तो किसी और के पास होना चाहिए, नहीं, इन्होंने मल्टीपल को दिया हुआ है। इनके कस्टोडियन डॉचे बैंक भी है, HDFC भी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी है, ICICI भी है, ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बहुत सारे नाम आपको यहीं पता लग गए, ठीक है ना। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया हो गया। तो ऑल कस्टोडियंस नीड टू रजिस्टर विद सेबी एंड अंडर सेबी कस्टोडियन रेगुलेशंस, ये लिखे हुए उन्होंने पूरे के पूरे। और जो कस्टोडियन है वो ट्रस्टी के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, ये बात हमने पहले कर दी थी। और कस्टोडियल एग्रीमेंट जो है वो ट्रस्टीज और कस्टोडियंस के बीच में होगा। द सेबी रेगुलेशंस प्रोवाइड दैट इफ द स्पॉन्सर और इट्स एसोसिएट कंट्रोल 50% और मोर, यानी एसोसिएट या स्पॉन्सर मिलके 50% या उससे ज़्यादा के शेयर कस्टोडियन के ही ले लिए उन्होंने, उसके पास ही हैं, इसका तो कंट्रोल आ गया। या फिर 50% और मोर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कस्टोडियन, वही हैं जो कि स्पॉन्सर के हैं, उनके इंटरेस्ट में काम करने वाले हैं। तो इसका मतलब तो जो डिसीजन वो लेंगे तो फिर वहाँ पर भी वही चलेगा। मेजॉरिटी क्योंकि अगर इनके पास आ गई है, मेजॉरिटी इनके पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिसीजन ये लोग लेंगे वही कस्टोडियन के पास लिया जाएगा। तो फिर कस्टोडियन को डिफर करने का फ़ायदा क्या हुआ। असली जो कस्टोडियन को डिफर करने का यही था ना कि कंट्रोल बना रहे, कोई और व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार रहे, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ से। तो अगर ऐसा है 50% से ज़्यादा उनके पास शेयर्स है, कंट्रोल है या उनके डायरेक्टर हैं, देन अनलेस सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस आर फुलफिल्ड दैट कस्टोडियन कैन नॉट बी अपॉइंटेड।
ऑफ द म्यूचुअल फंड ऑपरेशन ऑफ द स्पॉन्सर और या उसके कोई एसोसिएट या कोई सब्सिडरी कंपनी। ना तो उसकी कोई एसोसिएट कंपनी ना सब्सिडरी कंपनी, किसी का भी अगर वहाँ से रिलेशन है तो भैया फिर वो एएमसी वो इस म्यूचुअल फंड के कस्टोडियन अपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं ना कि कस्टोडियन एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हो। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट कस्टोडियन इंश्योर्स दैट सिक्योरिटीज आर इंडीड, सच में हैं। कई बार क्या होता है कि उन्होंने कहा जी हाँ हमने स्कीम बना दी, पैसा लगा दिया, लेकिन पीछे सिक्योरिटीज़ खरीदी नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल गड़बड़ हो गई, उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो ध्यान रखेंगे जो भी स्कीम में सारी की सारी ये सिक्योरिटीज़ हैं उसका बेनिफिट जो है इन्वेस्टर के लिए मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंट्रोल एस्पेक्ट है ये, जो मैंने आपको बताया था ना इंटरनल कंट्रोल के लिए करना पड़ेगा, वो यही काम है। द कस्टोडियन ऑल्सो ट्रैक्स कॉर्पोरेट एक्शंस के भी डिविडेंड मिले, क्योंकि इन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स पे डिविडेंड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेंगे, राइट इशू भी आएगा। तो जो भी है वो सारा का सारा ट्रैक इन्हीं को रखना पड़ेगा, कस्टोडियंस को। इस काम का वो पैसा लेंगे। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा हमारा यहाँ पर जो काम समाप्त हुआ, जो भी हमने बातचीत की अभी तक। अगला जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो आएगा जी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितनी भी सारी की सारी बातें कर ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हमने यहाँ से लेकर के चाहे म्यूचुअल फंड ट्रस्ट हो, एएमसी हो, कस्टोडियन हो, ट्रस्टी की सारी बातें हों, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बातें हों, और या फिर स्पॉन्सर की बातें हों, जितने भी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे म्यूचुअल फंड के, वो हमने यहीं पर सारे के सारे कर दिए समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।